हेलो एवरीवन। वीडियो स्टार्ट होने के पहले एक मैं दो तीन इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप 12th क्लास के एनसीईआरटी अपने साथ रखिए। अपन चैप्टर के साथ साथ पढ़ते जाएंगे। कीप एनसीईआरटी विथ यू। पीवाईक्यू एट एंड ऑफ चैप्टर, ये अभी चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसके पिछले 10 साल के जो नीट में आए हुए क्वेश्चंस होंगे वो भी अपन कवर कर लेंगे। और आप जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ा के देखिएगा बेटर एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी 12th की आप साथ रखिएगा, अपन साथ साथ पढ़ेंगे। देखिए ये लेक्चर्स किसके लिए टारगेट है, बेसिकली नीट पे डेडिकेटेड है, नीट 2023-24 के लिए। और क्लास 12 बोर्ड के स्टूडेंट्स और सीयूटी यूजी के जो बायोलॉजी पेपर देने वाले हैं वो भी इस लेक्चर को यूज़ कर सकते हैं, मतलब उनके लिए भी ये सफिशिएंट रहेंगे। मेनली ये डेडिकेटेड रहेगा नीट एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, तो आज अपन देखने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। बायोटेक्नोलॉजी का यूनिट है 12th क्लास में, उसमें दो चैप्टर हैं, एक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस चैप्टर नंबर 11 और एक चैप्टर नंबर 12 है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। तो ये दोनों चैप्टर मिला के एक यूनिट है क्लास 12 में। उससे 8 से 9 क्वेश्चन नीट में हर साल आते ही आते हैं। और पर्टिकुलरली इस चैप्टर की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन नीट में हर साल इसमें से आ जाते हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं ये अपना जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ठीक है, देखो बायोटेक्नोलॉजी को अपन कहें तो बायोटेक्नोलॉजी को अगर अपन तोड़ के पढ़ें जो टर्म को, तो बनता है बायो प्लस टेक्नोलॉजी। ठीक, मतलब बायो क्या होता है, साइंस ऑफ लाइफ, जीव विज्ञान। ठीक है ना, साइंस ऑफ लाइफ, बायो मतलब लाइफ, कुल मिला के लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब। जब अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म में टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन करते हैं, उसको कंबाइन करते हैं, क्यों करते हैं, अपने बेनिफिट के लिए। ऐसी प्रोडक्ट और सर्विस क्रिएट करना है, ऐसी प्रोडक्ट और सर्विस क्रिएट करेंगे जिससे अपना ह्यूमन का बेनिफिट हो पाए। तो ये हम जब बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी से कंबाइन करते हैं फॉर आवर बेनिफिट, यही बायोटेक्नोलॉजी है। अब इसी को कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसका क्या यूज़ है, यही सब अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो एक जनरल चीज़ की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करना या उसके अंदर कोई पाए जाने वाला कंपोनेंट यूज़ करना है। क्यों, टू जनरेट प्रोडक्ट एंड सर्विस यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग। ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस जनरेट करना जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। ये एक जनरल चीज़ की डेफिनेशन होती है। अब बेसिकली ये दो अपन को यहाँ कंसेप्ट पढ़ने हैं, ये पूरे चैप्टर का फाउंडेशन है। मतलब देखिए अपन ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें अपन को कुछ नहीं करना, इस पूरे चैप्टर में बार बार टर्म रिपीटेडली यूज़ होंगे, जीन, क्रोमोजोम, कहीं जीन, क्रोमोजोम, डीएनए, मतलब कंफ्यूजिंग रहता है कि कहाँ पे जीन बोलना है, कहाँ पे डीएनए, कहाँ पे क्रोमोजोम बोलना है। तो ये अपन एक बार में समझ लेंगे तो काफ़ी आपको हेल्प होगी। और एक ये इंपॉर्टेंट और कंसेप्ट है जो यहाँ पे यूज़ होता रहता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अपन वन बाय वन करके देखते हैं। देखिए पहला कंसेप्ट है, अच्छा जो जहाँ जहाँ मैंने रेड कलर से नीट लिखा हुआ है, कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मतलब एक यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं। ठीक है ना, और पेज नंबर लिखा हुआ है तो वो एनसीईआरटी के पेज नंबर लिखा हुआ है, मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले सेंट्रल डोगमा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है उसमें पेज नंबर 98 में अपन देखने वाले हैं। पेज नंबर 98 क्लास 12 की, ये जो पेज नंबर 98 है, ये पेज नंबर 98 ये अभी अपन देखने वाले हैं। ये जो डायग्राम बना हुआ है ये देखने वाले हैं। तो ये है सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये क्या होता है, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें क्या होगा, देखिए ये डायग्राम बना हुआ है एज इट इज, ये डायग्राम नीट में आ चुका है। यहाँ पे ए और ये बी और सी कर दिया था, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन की जगह खाली छोड़ दी थी और पूछा गया था कि ये ए बी सी क्या है। ये एज इट इज क्वेश्चन आ चुका है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आता रहता है। अब ये मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ मैं आपको भी बताऊँगा। देखिए क्या होता है, हमारा सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल जो कि हम डीएनए बोलते हैं। ठीक है ना, तो डीएनए के पास होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से, मान लीजिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से फिजिकल कैरेक्टर आने तक, मतलब कैरेक्टर के आने तक का जो प्रोसेस है वो यही है। मतलब डीएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन है, तो डीएनए खुद उस इन्फॉर्मेशन को कैसे आगे पास करेगा ताकि वो कैरेक्टर में कन्वर्ट हो पाए, वही ये है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखें क्या है, बेसिकली पहले देख लेते हैं डीएनए। ये डीएनए है, डीएनए से बनता है एमआरएनए। एमआरएनए मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। मतलब डीएनए ने जो अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी उसके पास, अपन इसको एक एग्जांपल से लेके समझते हैं। मान लीजिए ये डीएनए के पास इन्फॉर्मेशन है आई कलर की। मान लीजिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा है, जो बच्चा मतलब उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक है ना, जो उसका जेस्टेशन पीरियड होता है ना, 9 मंथ का, माँ के पेट में बच्चा, उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा है। अब वो डीएनए है, ठीक है ना, अब डीएनए को अब आई कलर को बनाना है, मतलब उस जो बेबी है उसका आई कलर को फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, तो मान लीजिए डीएनए के पास इन्फॉर्मेशन है आई कलर की, कि वो जो बेबी उसकी ब्लू आई है। अब वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे कन्वर्ट होगी कैरेक्टर में, कैरेक्टर मतलब कैसे ब्लू कलर आएगा आई का, वो यहीं पे हम देखेंगे। ठीक है ना, तो देखो मान लो डीएनए के पास इन्फॉर्मेशन है आई कलर की, डीएनए क्या करेगा, अपनी उस इन्फॉर्मेशन को आगे पास करेगा
ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू बनाएगा मैसेंजर आरएनए, मतलब डीएनए ने अपना मैसेज आगे पास किया आरएनए के थ्रू और बन गया मैसेंजर आरएनए। अब वो जो आई कलर की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैसेंजर आरएनए के पास पहुंच गई, पर अभी भी कैरेक्टर नहीं आया, अभी भी आई कलर डेवलप नहीं हुआ। अब आई कलर डेवलप होने के लिए क्या बनना पड़ेगा? प्रोटीन। प्रोटीन जब बन जाएगा उस प्रोटीन से ही कैरेक्टर आ जाएगा। तो एमआरएनए से ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू क्या बनता है? प्रोटीन, और प्रोटीन से क्या आता है? कैरेक्टर आते हैं। लिखा ना, प्रोटीन से कैरेक्टर आते हैं। ठीक, तो जैसे कि मान लीजिए हेयर कलर का जीन है, यहाँ पे हेयर कलर का डीएनए आपके पास इंफॉर्मेशन है कि हेयर कलर ब्राउन आना है, तो वो फिर एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन से कैरेक्टर आ जाएगा। इससे अपन मान लीजिए कोई एंजाइम फॉर्मेशन करना है बॉडी में कोई एंजाइम फॉर्मेशन करना है, मान लीजिए एक एडीए एंजाइम होता है, उसका मैं एग्जांपल आगे लूंगा, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम है, ठीक है ना। एंजाइम क्या होते हैं? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो एंजाइम का फॉर्मेशन अगर अपन को करना है तो मान लीजिए इस डीएनए के पास इन्फॉर्मेशन है एडीए एंजाइम बनाने की, तो अगेन ये डीएनए क्या करेगा? एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन और प्रोटीन से कैरेक्टर आ जाएगा, मतलब वो एंजाइम बन जाएगा, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं। तो एडीए एंजाइम बनाने की इन्फॉर्मेशन इसके पास थी और फाइनली प्रोटीन बना के वो, मतलब डीएनए जो है ना वो बॉस है, वो बैठा है न्यूक्लियस के अंदर, अपना जो है मैसेज भेज देगा, आगे एमआरएनए उसको ट्रांसफर करेगा प्रोटीन, और प्रोटीन से आ जाएगा हमारा कैरेक्टर। जो भी हम फिजिकल कैरेक्टर देख पा रहे हैं वो प्रोटीन थ्रू आ जाएगा। तो यहाँ पे काम आएगा, कैसे काम आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली जल्दी से इसको एक बार देख लेते हैं। डीएनए से बनता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू एमआरएनए से ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू बनता है प्रोटीन, और प्रोटीन से ही आते हैं कैरेक्टर। और डीएनए से डीएनए का बनना होता है रेप्लिकेशन। यही है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, नीट में आ चुका है कई बार क्वेश्चन, अपन इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या अब नेक्स्ट क्या है? क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, डीएनए और जीन, ये 4 टर्म है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं। कहीं जीन बोलें, क्रोमोसोम, क्या होता है देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले क्रोमैटिन देख लेते हैं। क्रोमैटिन क्या होता है? देखिए, ये हमारी सेल है, ये हमारी ह्यूमन सेल मान लीजिए, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और ये सेल मैंने लिख दिया न्यूक्लियस है। इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है? हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अभी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो मतलब टेंगल्ड उलझा हुआ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्लू कलर का, यही है क्रोमैटिन। मतलब क्या किया, ये मान लीजिए मैंने यहाँ से एक अपनी ह्यूमन सेल लिया जो नॉर्मल स्टेज में, डिवाइडिंग अभी नहीं है, नॉर्मल स्टेज में मैंने एक ह्यूमन सेल अपनी निकाली और ये बोर्ड पे चिपका दी, और उसको अपन देख रहे हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं तो क्या पाया कि इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल जो कि अपन बोलते हैं डीएनए ही है, वो किस फॉर्म में है? इंटेंगल्ड वायर की फॉर्म में। तो वो क्या है? क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन क्या है? आपको पता होगा कि हमारा जो डीएनए है उसकी लेंथ, जो हमारे एक सेल के अंदर डीएनए होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? 2.2 मीटर। ठीक, 2.2 मीटर मतलब 222 सेंटीमीटर के समथिंग। तो 2.2 मीटर लंबा, खूब लंबा डीएनए है हमारा। ठीक, अब उस डीएनए को हमारी सेल के जो न्यूक्लियस की साइज किस रेंज में होती है? 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर, मतलब 1/10⁻6 मीटर। इतना छोटे न्यूक्लियस में इतने बड़े डीएनए को फिट करना है। तो डीएनए को फिट कैसे करेंगे इस न्यूक्लियस में? हिस्टोन प्रोटीन की मदद से करेंगे। ठीक है, अब क्या है हिस्टोन प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं बेसिक अमीनो एसिड, और जो बेसिक अमीनो एसिड होते हैं उसमें होता है पॉजिटिव चार्ज। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। हिस्टोन प्रोटीन में कौन से बेसिक अमीनो एसिड पाए जाते हैं? तो उसका आंसर है लाइसिन एंड आर्जिनिन। लाइसिन एंड आर्जिनिन आर द बेसिक अमीनो एसिड फाउंड इन द हिस्टोन प्रोटीन। ठीक, ये भी पेज नंबर 99 में आपको दिखाता हूँ। पेज नंबर 99 है जो एनसीईआरटी का, ये पेज नंबर 99 12th क्लास के एनसीईआरटी का, ये जहाँ पे ये न्यूक्लियोसोम मॉडल ही बना है, इस पेज को अपन यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें ही गिवन है, ये पूरा पेज भी अभी कवर हो जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 99। अब जो है देखिए, तो यहाँ पे क्या है? हिस्टोन प्रोटीन में बेसिक अमीनो एसिड होते हैं लाइसिन एंड आर्जिनिन, पेज नंबर 99 में दिया हुआ, नीट पे आ चुका है। ठीक, अब हिस्टोन प्रोटीन में क्या चार्ज है? पॉजिटिव। डीएनए क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का मिलकर डीएनए बना होता है। न्यूक्लियोटाइड किस किस का बना होता है? शुगर होता है, उसमें शुगर होता है, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट होता है। तो जो फॉस्फेट है उसमें क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। फॉस्फेट मतलब PO4-3 फॉस्फेट। तो जो डीएनए है उसमें होता है नेगेटिव चार्ज, किसके कारण? फॉस्फेट के कारण। तो डीएनए 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। डीएनए क्या है? अपना जेनेटिक मटीरियल, और उसमें उसके फॉस्फेट ग्रुप के कारण डीएनए में होता है नेगेटिव चार्ज। हिस्टोन प्रोटीन में अमीनो एसिड के कारण होता है जो कि लाइसिन आर्जिनिन, पॉजिटिव चार्ज। और इसी नेगेटिव और पॉजिटिव के अट्रैक्शन के कारण जो हिस्टोन प्रोटीन है उसके अराउंड डीएनए कॉइल हो जाता है। कैसे होता है देखते हैं। देखिए, मान लीजिए अपना हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन, ये अपना लंबा लॉन्ग डीएनए है, ये हिस्टोन प्रोटीन है। अब हिस्टोन प्रोटीन में कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। बेसिक अमीनो एसिड के कौन से बेसिक अमीनो एसिड? लाइसिन एंड आर्जिनिन। और डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप के कारण क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो ये डीएनए है, अट्रैक्शन के कारण इसमें ऐसे कॉइल होने चालू हो जाता है। हिस्टोन प्रोटीन में डीएनए से कॉइल होते 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 ऐसे कर करके वो कंडेंस हो रहा है। तो 2.2 लॉन्ग जो लंबा डीएनए उसको अपन कंडेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उसको अपन 2.2 जो लॉन्ग डीएनए उसको अपन कंडेंस कर रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन की मदद से। तो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का कॉम्बिनेशन ही क्या है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्लियर होगा क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन डीएनए का कॉम्बिनेशन, मतलब क्रोमैटिन एक तरह का डीएनए ही है, बस हिस्टोन प्रोटीन की मदद से उसको पैक किया गया सेल के अंदर, क्योंकि उसका लेंथ बड़ा तो उसको पैक किया गया छोटी सी न्यूक्लियस के अंदर।
ठीक, ये बता दिया मैंने आपको, ये हो गया। तो अपना क्रोमेटिन का क्लियर हो गया, और क्रोमेटिन के साथ डीएनए भी क्लियर हो गया, क्योंकि डीएनए क्या है, डीएनए पे जब हिस्टोन प्रोटीन का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वही क्रोमेटिन है। ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई, और डीएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। अब बात करेंगे क्रोमोजोम की। क्रोमोजोम और क्रोमेटिन, क्रोमोजोम में क्या है, यहाँ तो क्रोमेटिन दिख रहा है, तो फिर क्रोमोजोम क्या है। देखिए, क्रोमेटिन से क्रोमोजोम एट टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन फेज में जाती है, जब सेल को डिवाइड होना, एक मैं आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ। हमारी एक ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोजोम है, 46, ठीक। अब 46 क्रोमोजोम में माइटोसिस जब होता है तो एक सेल से दो सेल बनती है, डॉटर सेल बनती है। अब एक सेल में 46 क्रोमोजोम है, जब डिवीजन होगा तो दोनों जो डॉटर सेल बनेगी, एक सेल से जो दो डॉटर सेल बनेगी, दोनों में 46 क्रोमोजोम जाने चाहिए। हमारी जो एक ह्यूमन सेल में होता है, जो हमारी ह्यूमन सेल डाइप्लॉइड होती है ना, 2n = 46, मतलब 46 क्रोमोजोम है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है एक ह्यूमन सेल में हमारी, जिसमें से कि 22 पेयर जो होते हैं वो होते हैं ऑटोजोम, और एक लास्ट होता है सेक्स क्रोमोजोम, जो 23rd पेयर है, वही सेक्स डिटरमाइन करता है, मेल और फीमेल, ठीक। ये तो अपन सेल बायोलॉजी जब आएगा उसमें डिटेल में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्रोमेटिन से क्रोमोजोम कब बनता है, सेल डिवीजन के समय बनता है। तो अब 46 क्रोमोजोम है, अगर मान लीजिए ये इस फॉर्म में अगर जेनेटिक मटेरियल रहता है, जो कि उलझा हुआ धागे का गुच्छा टाइप, टेंगल्ड थ्रेड, और ये माइटोसिस में क्या होता है, G1 S G2 फेज आती है, S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन क्यों होना है, क्योंकि भाई 2 सेल में बांटना है ना। 46 क्रोमोजोम, जब 46 क्रोमोजोम है, जैसे देखिए ये 46 क्रोमोजोम है, ये 2 भाग में बटेगा तब जाके तो डॉटर में बट पाएगा। ये एक सेल पास 46 क्रोमोजोम है, ये G1 फेज आई माइटोसिस की, फिर S फेज में जब ये एंटर करेगा तो डीएनए रेप्लिकेशन से डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा, डीएनए का अमाउंट डबल होगा, फिर ये डॉटर सेल में बट जाएगा, ठीक है ना। तो इक्वली बांटने के लिए हमको एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जिसको हम इक्वली बांट पाएँ। मतलब ऐसे धागे को आपको मैं उलझा हुआ धागा दे दूंगा, बोलूँगा इसको 2 भाग में बांटिए, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो उसको इक्वली बांटने के लिए हमने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया क्रोमोजोम में। तो क्रोमेटिन से क्रोमोजोम कब बनता है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। तो क्रोमोजोम कहीं बढ़े ना तो सेल डिवीजन के समय क्रोमोजोम बनता है। ये एक क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर है। अब ये देखिए, ये पूरा एक क्रोमोजोम है। ऐसे 46 क्रोमोजोम अपने एक सेल में होते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। क्रोमेटिन से क्रोमोजोम किस फेज में बनता है, प्रो फेज में स्टार्ट होता है क्रोमेटिन से क्रोमोजोम बनना, और मेटाफेज तक आते आते क्रोमेटिन से क्रोमोजोम बन चुका होता है। और मेटाफेज के एंड तक आते आते ये क्रोमोजोम एक मेटाफेज प्लेट बना लेते हैं। ये पूरा एक क्रोमोजोम है, ऐसे पूरी प्लेट बनती है। जैसे ये एक क्रोमोजोम है, फिर दूसरा क्रोमोजोम, तीसरा, चौथा, ऐसे करके 46 क्रोमोजोम की एक मेटाफेज प्लेट बन जाती है। सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे अपन। फिर इसके बाद ये देखिए, ये एक क्रोमोजोम है, उसके अंदर मैंने डीएनए 2 बार बनाया, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है, क्योंकि ये G1 S G2 के बाद प्रोफेज आता है, फिर मेटाफेज। तो ये ऑलरेडी ये सेल जो है एस फेज से आ चुकी है, तो डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है, मतलब डीएनए का अमाउंट डबल हो चुका है। डीएनए का अमाउंट डबल हो चुका है। ये एक क्रोमोजोम है, ऐसे 46 क्रोमोजोम की प्लेट बनेगी। फिर ये यहाँ से स्प्लिट हो जाएंगे, ये स्प्लिट हो जाएंगे ऐसे, ठीक है ना। ये पार्ट इधर, ये पार्ट एक डॉटर सेल में, ये पार्ट दूसरी डॉटर सेल में चला जाएगा, ठीक है। और फिर ऐसे करके 46 इधर चले जाएंगे, 46 इधर चले जाएंगे। डिटेल में अपन देख लेंगे। अभी के लिए इतना याद रखिए कि क्रोमेटिन से क्रोमोजोम बनता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। अब आखिरी में आ गया वर्ड जीन। जीन क्या है, देखिए जीन मतलब सिंपल सी हिंदी भाषा में बोले तो जीन मतलब काम का डीएनए। डीएनए का वो पोर्शन जो हमारे काम का है, जो फंक्शनल है, जो कोई कैरेक्टर देता है, कैरेक्टर के लिए कोड करता है, वही क्या है, जीन है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँगा, देखिए डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन से आता है कैरेक्टर, ठीक है ना। मान लीजिए इस डीएनए से ब्लू आई कलर आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये डीएनए ब्लू आई कलर के प्रोटीन को कोड करता है। ऐसे लिखा ना, डीएनए कोड फॉर दिस प्रोटीन, मतलब डीएनए इस XYZ कैरेक्टर के लिए कोड करता है, मतलब डीएनए आई कलर के लिए कोड करता है, डीएनए इस प्रोटीन के हेयर कलर के लिए कोड करता है, ठीक है ना। मतलब डीएनए कोड फॉर दिस प्रोटीन फॉर दिस कैरेक्टर, ऐसा अपन बोल सकते हैं। कोड वर्ड है, एनकोडेड कोड, ऐसे वर्ड आते हैं, ठीक। तो जीन मतलब काम का डीएनए। तो जीन मतलब क्या होता है, काम का डीएनए। जीन मतलब काम का डीएनए। देखिए ये डीएनए है, डीएनए का जरूरी नहीं है कि हर पोर्शन है वो कोई ना कोई प्रोटीन के लिए कोड करे, मतलब फंक्शनल प्रोटीन के लिए कोड करे, ठीक है। जैसे ये डीएनए है, डीएनए का ये पार्ट जो है वो प्रोटीन है, डीएनए के ये पार्ट से प्रोटीन बन रहा है और इससे कैरेक्टर आ रहे हैं, फिनोटाइप कैरेक्टर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यही पार्ट डीएनए का वो पार्ट जो किसी कैरेक्टर किसी प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है या प्रोटीन बना रहा है जो कि फंक्शनल है, वही क्या है, जीन। तो जीन क्या है, जीन इज़ अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का वो सेगमेंट जो फंक्शनल है, जिससे ऐसा प्रोटीन बन रहा है, काम का प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन बन रहा है जिससे कोई कैरेक्टर आ रहा है जो हमारे काम का है। तो जैसे इस पार्ट से कोई प्रोटीन नहीं बन रहा, इस पार्ट से डीएनए के कोई प्रोटीन नहीं बन रहा, तो ये हमारे काम का नहीं, तो यहाँ जीन नहीं है। जीन यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आई कलर का जीन प्रेजेंट है, इस डीएनए के पार्ट में आई कलर का जीन प्रेजेंट है, तो ये हमारे काम का हो गया क्योंकि इससे आई कलर आने वाला है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, जीन। तो अपन बोल देंगे कि डीएनए के इस पार्ट में आई कलर का जीन मौजूद है। अपन बोलते हैं ना, हमेशा देखा आपने जेनेटिक में भी सुना होगा, अपन बोलते हैं टॉलनेस का जीन, ड्वार्फनेस का जीन, ठीक है ना।
तो जीन बोलते हैं हमेशा, कभी डीएनए नहीं बोलते। जीन मतलब फंक्शनल डीएनए, सिंपल सी चीज़ है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। तो जल्दी से एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। क्रोमैटिन जो होता है, जो हमारे न्यूक्लियस में जो क्रोमैटिन क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का कॉम्बिनेशन को क्रोमैटिन बोलते हैं, क्योंकि 2.2 लंबे डीएनए को न्यूक्लियस में फिट करने के लिए ज़रूरत होती है किसकी, हिस्टोन प्रोटीन की, और वही क्या है, दोनों के कॉम्बिनेशन को क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, और फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या होता है, जीन होता है। ठीक है, ये पार्ट खत्म हुआ। अब आते हैं अपन अपने चैप्टर बायोटेक में। ये दोनों पार्ट यहाँ पे काम आएगा, क्यों पढ़ा है मैंने आपको बताऊंगा। अब आते हैं बायोटेक। तो ओल्ड ट्रेडिशनल, देखो बायोटेक्नोलॉजी के दो मतलब क्या कहते हैं टर्म्स में अपन देखेंगे इसको। एक होता है ओल्ड और ट्रेडिशनल बायोटेक। ओल्ड ट्रेडिशनल बायोटेक मतलब अपन उन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी नेचुरल एफिशिएंसी को यूज़ कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए। हम अपने बेनिफिट वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसी प्रोडक्ट सर्विस बना रहे हैं जिसमें हमारा बेनिफिट हो रहा है। तो ओल्ड और ट्रेडिशनल बायोटेक क्या है, नेचुरल एफिशिएंसी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बीइंग, लाइक फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, वाइन फ्रॉम माइक्रोब्स। कर्ड, ब्रेड, वाइन फ्रॉम माइक्रोब्स। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने पेज नंबर मेंशन किए हैं, तो पेज नंबर जो अपन देखेंगे एनसीईआरटी का, पेज नंबर 181 जो पेज नंबर है यहाँ पे। तो इसमें पेज नंबर में एक मिनट, जो माइक्रोब्स चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 है आई थिंक, चैप्टर नंबर, हाँ देखिए यहाँ पे मैंने पेज नंबर मेंशन किया। एनसीईआरटी में ये जो लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन दी है अपनी इस चैप्टर में, पर इसका लिंक कहाँ से मैं बता रहा हूँ, लिंक करके पढ़ने से याद रहेगा। देखिए कैसे लिंक बैठता है। अब इसने क्या क्या बोल दिया कि हम जो है माइक्रोब्स की नेचुरल एफिशिएंसी को यूज़ कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए। कैसे कर रहे हैं नेचुरल एफिशिएंसी, मतलब कर्ड बना रहे हैं, ब्रेड, वाइन बना रहे हैं, किससे, माइक्रोब से। तो ये क्या हो गया, ओल्ड और ट्रेडिशनल बायोटेक्स। पेज नंबर 181 मैंने मेंशन किया है। पेज नंबर 181 ये देखिए, यहाँ पे जो चैप्टर 10 है माइक्रोब्स वाला, उसमें ये माइक्रोब्स एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट, पेज नंबर 181, ये एनसीईआरटी का ये पेज अपन देखने वाले हैं। और ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल नीट में से क्वेश्चन आ रहे हैं। एक ये पेज इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 181, और इसका पलटते ही पेज है पेज नंबर 183, ये वाला पेज। यहाँ पे दिया हुआ है केमिकल एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। वेरी इंपॉर्टेंट पेज है, हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, इस साल भी आएगा ही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये दो पेज है माइक्रोब्स वाले चैप्टर में, यही दो पेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कर्ड, जो एनसीईआरटी की लाइन है वही बता रहा हूँ। कर्ड बनाना है, कर्ड किससे बनता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से बनता है। देखो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, मिल्क का जो प्रोटीन लैक्टोज उसको कन्वर्ट करता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। वो लैक्टिक एसिड है वही रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क के कोगुलेशन के लिए, मतलब दही जमाने के लिए। दूध से दही बनता है, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वही रिस्पॉन्सिबल है, लैक्टोबैसिलस जिसका नाम है। और वो क्या करता है, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, लैक्टिक एसिड ही रिस्पॉन्सिबल होता है कर्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया बैक्टीरिया का यूज़ कर्ड बनाने के लिए। एक इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन इसी एनसीईआरटी के पेज में दी हुई है, पेज नंबर 181 में, कि जब मिल्क से कर्ड बनता है तो कोई एक विटामिन है जिसकी अमाउंट जो है मिल्क में बढ़ जाता है, मतलब जब दही जम जाता है तो उसमें कोई विटामिन का अमाउंट बढ़ जाता है, तो उसका आंसर है विटामिन B12। तो जब कन्वर्जन होता है मिल्क का तो उससे विटामिन B12 का अमाउंट बढ़ जाता है। नीट 2018 में क्वेश्चन ही आ चुका है। ठीक है, तो अपन ने यूज़ कर लिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन टैबलेट है स्पोरलैक। स्पोरलैक हर अपन नॉर्मली जब डायरिया हो जाता है अपन को, या एंटीबायोटिक इंड्यूस है, किसी को एंटीबायोटिक सूट नहीं करती है तो उसको भी स्पोरलैक देते। स्पोरलैक क्या है, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया ना उसी के स्पोर फॉर्म में अपन खाते हैं। देखो नाम से देखो, स्पोर, एसपी और स्पोर और लैक। तो स्पोर लैक मतलब क्या हो गया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का स्पोर ही क्या है, स्पोर लैक। ठीक है, तो कर्ड का एग्जांपल मैंने देख लिया। अब जब अपन मिल्क से कर्ड बनाते हैं तो अपन ना वो मिल्क में थोड़ा सा अमाउंट अपन को दही का डालना पड़ता है। दही का थोड़ा सा अमाउंट अपन को किस में डालना पड़ता है, मिल्क में डालना पड़ता है। दही का थोड़ा सा अमाउंट क्यों डालना पड़ता है, अपन उस जो कर्ड का सैंपल डालते हैं मिल्क में जमाने के लिए, वो अपन एक तरीके से बैक्टीरिया का सैंपल ही डाल रहे हैं, क्योंकि वो कर्ड में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है। तो अपन कर्ड में डालते हैं और दूध को हल्का गर्म रखते हैं, ना ज़्यादा गर्म रखते हैं ना ज़्यादा ठंडा रखते हैं। हल्का गर्म रखते हैं मतलब अपन उस लैक्टोबैसिलस को सूटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं ताकि वो मिल्क में अच्छे से ग्रो कर पाए। ग्रो करेगा तो लैक्टिक एसिड बनाएगा, वो मिल्क को कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो जो वो सैंपल डालते हैं ना थोड़ा सा दही जमाने के लिए, उसको बोलते हैं इनोक्यूलम। जो सैंपल डाला जाता है उसको बोलते हैं अपन इनोक्यूलम। एनसीईआरटी का वर्ड है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो दिक्कत नहीं होगी। ये लिखा है इनोक्यूलम, तो ये बता दिया मैंने। अब ब्रेड बनाना है। देखो ये जो है ना, एक चीज़ और बताऊंगा, यहाँ से एक और लिंक बनता है जो 11th क्लास है, रेस्पिरेशन चैप्टर है 11th क्लास में, पेज नंबर 230। देखिए पेज नंबर 230 11th क्लास का जो है रेस्पिरेशन चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक है फर्मेंटेशन। यहाँ से आप देखिएगा, मैं थोड़ा बता रहा हूँ कुछ। फर्मेंटेशन दो टाइप का होता है, एक होता है
फर्मेंटेशन दो टाइप का होता है, एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एक होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। नीट में क्या क्वेश्चन आता है, आ चुका है, मैं पहले बता देता हूँ। किस फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज नहीं होती है? तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज नहीं होती, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज होती है, ठीक है। और फर्मेंटेशन क्या है? एनोरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में होने वाला रेस्पिरेशन, मतलब इसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है किसका? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज से अगर लैक्टिक एसिड बन रहा है तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और ग्लूकोज से इथेनॉल प्लस CO2 बन रहा है तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अभी अपन ने जो कड़ वाला पढ़ा वो था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब सेकंड पढ़ेंगे अपन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किस में होता है? ईस्ट में होता है। ईस्ट जो है वो यही करता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, मतलब CO2 रिलीज होगी तो ब्रेड बनाने में यूज हो जाता है। तो ब्रेड बनाने में हम ईस्ट मिलाते हैं, वो फर्मेंटेशन करता है अल्कोहलिक, और उससे क्या रिलीज होती है? CO2। तो CO2 रिलीज होने से क्या, जो इडली डोसा का भी अपन बनाते हैं उसका जो बैटर रहता है उसमें भी अपन ईस्ट मिला देते हैं, तो वो फर्मेंटेशन करता है, CO2 रिलीज करता है, तो पोर बन जाते हैं अपने जो भी डो है अपना, तो उसमें क्या है, उसमें फ्लफीनेस आ जाती है। तो ब्रेड बनाने में यूज़ हो गया ईस्ट, ये भी है। और उसके बाद है वाइन बनाने में, तो वाइन बनाने में भी ईस्ट यूज़ होता है। और अपन को पता है वाइन बनाने मतलब क्या है? अल्कोहलिक प्रोडक्ट है। तो और अपन को पता है कि जो ईस्ट है वो क्या करता है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो फाइनली इथेनॉल और CO2 देगा, तो इथेनॉल अल्कोहलिक बन रहा है, तो वाइन बनाने में यूज़ होता है। NCERT की इंपॉर्टेंट लाइन आ चुका है, देखो पेज नंबर 181 में तो उनने दिया हुआ है बेकर्स ईस्ट, मतलब बेक करने में जो ईस्ट यूज होता है बेकर्स ईस्ट। पेज नंबर 181 में दिया हुआ है बेकर्स ईस्ट के लिए क्या, 12th क्लास का माइक्रोब्स वाले चैप्टर में, उसको नाम दिया सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। उसके अगले पेज नंबर 182 में एक है ब्रेवर्स ईस्ट। ब्रेवर्स ईस्ट मतलब ब्रेवरेजेस बनाने में, मतलब यही वाइन बनाने के लिए जो यूज़ होता है, वहाँ अगेन ब्रेवर्स ईस्ट दिया हुआ है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। तो इकट्ठा अपन इसको याद कर लेंगे कि बेकर्स ईस्ट हो चाहे ब्रेवर्स ईस्ट हो, दोनों क्या है? सैक्रोमाइसिस सर्वेसी है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये अपन ने क्या किया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं की है, उसकी जो नेचुरल एफिशिएंसी है उसी का यूज़ किया है अपने बेनिफिट के लिए, कर्ड, ब्रेड, वाइन ये सब बनाने के लिए। NCERT की लाइन है इसलिए यहाँ पर बता दिया मैंने। NCERT अभी अपन पढ़ेंगे इसके बाद, है ना। उसके बाद बात करते हैं अपन बायोटेक्नोलॉजी की कौन कौन से एग्जांपल होते हैं। ये NCERT की पूरी लाइन है, तो उसको मैं बोला यहीं पे आपको मैं अभी समझाऊंगा उसको। तो बायोटेक्नोलॉजी के NCERT में एग्जांपल दिए हुए हैं। सबसे पहले दिया हुआ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है, भाई फर्टिलाइजेशन होता है आर्टिफिशियल, अपन गैमेट का फ्यूजन कराते हैं। इन विट्रो मतलब इन लेबोरेटरी, इन वीवो मतलब होता है बॉडी के अंदर, इन विट्रो मतलब होता है लेबोरेटरी में। तो पहला एग्जाम्पल बायोटेक्नोलॉजी का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबी डेवलप होता है, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब बाहर फर्टिलाइजेशन करा के फिर उसको फर्दर प्रोसेस किया जाता है, तो वो लैब में किया जाता है। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल सिंथेसाइजिंग जीन एंड यूजिंग इट। अब देखिए यहाँ पे NCERT में एक लाइन लिख दी सिंथेसाइजिंग जीन और उसको यूज़ करना। इसका लिंक बैठता है अगले चैप्टर में, बैठा सकते हैं अपन इसका लिंक। जो उसका सेकंड चैप्टर है ना एप्लीकेशन वाला बायोटेक्नोलॉजी में, उस पर एक इंसुलिन का एग्जाम्पल दिया, उससे अपन इसको समझते हैं। देखो क्या है कि सिंथेसाइजिंग जीन को सिंथेसाइज करना है। जीन, देखो जीन वर्ड आ गया, जीन, DNA नहीं बोल रहा, जीन मतलब जीन मतलब काम का DNA, मतलब DNA का वो सेगमेंट जो काम का होगा उसी को जीन बोल रहे हैं। तो ऐसा जीन बना लो जो हमारे, ऐसा DNA बना लो या फिर जो काम का, या फिर बोलो ऐसा जीन बना लो और उसको यूज़ करो। कैसे? इंसुलिन है, देखो इंसुलिन क्या था, डायबिटीज़ में इंसुलिन यूज़ होता है, आपको पता ही होगा। डायबिटीज़ में लाइटस में होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन का यूज़ होता है, ठीक है। इंसुलिन बाहर से देना पड़ता है क्योंकि बॉडी में इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में बॉडी इंसुलिन से रेजिस्टेंट हो जाती है, मतलब टाइप 2 में तो इंसुलिन बनता है पर बॉडी यूज़ नहीं कर पाती। ये तो अपन देखेंगे डिटेल में इसको। तो इतना याद रखिए कि डायबिटीज़ में लाइटस, टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन बाहर से देना पड़ता है। पहले क्या होता था, इंसुलिन की जो एक कमी है इसको पूरा करने के लिए कैटल्स, पिग्स से इंसुलिन दिया जाता था। तो उससे क्या दिक्कत होती थी, कैटल पिग्स इंसुलिन में इसको बोलते थे बोवाइन इंसुलिन, इंसुलिन फ्रॉम कैटल पिग इज नोन एज बोवाइन इंसुलिन। इससे क्या था, साइड इफेक्ट आते थे। तो एक अमेरिकन वाले चैप्टर में, तो एक अमेरिकन फार्मा कंपनी है एली ले ली। तो उसने क्या किया, देखो इंसुलिन बनता है दो चेन से, दो प्रोटीन की चेन होती है, चेन ए और चेन बी, प्रोटीन की दो चेन होती है, उनको कंबाइन कर देते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ठीक है ना। जैसे चेन ए चेन बी, चेन ए और चेन बी है, चेन ए और चेन बी को डाइसल्फाइड बॉन्ड से अपन ने ऐसे कंबाइन कर दिया तो ये इंसुलिन बन गया। चेन ए और चेन बी क्या है, प्रोटीन की चेन है। तो मान लो अपने पास ऐसा जीन मिल जाए, ऐसा DNA मिल जाए जो चेन ए और चेन बी की इंफॉर्मेशन रखता हो या फिर उसका प्रोटीन बनाता हो, ऐसा DNA और ऐसा जीन मिल जाए, ऐसा जीन मिल जाए जो चेन और चेन बी को बना सके आगे, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वो DNA ले लेंगे, फिर वो DNA जब mRNA और प्रोटीन बनाएगा तो चेन ए का प्रोटीन बन जाएगा। अगर यहाँ पे चेन ए की इन्फॉर्मेशन होगी, चेन बी की इन्फॉर्मेशन होगी तो चेन बी का प्रोटीन बन जाएगा। उन दोनों को आर्टिफिशियली डाइसल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइन कर देंगे, आर्टिफिशियल इंसुलिन, जो कि जिसका नाम है ह्यूमुलिन, जो कि अमेरिकन फार्मा कंपनी एली लिली ने ऐसा ही बनाया था, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या सिंथेसाइज कर लिया जीन को, उन्होंने चेन ए और चेन बी के जीन को या फिर उनके जो DNA का सीक्वेंस था उसको लैब में सिंथेसाइज कर लिया। चेन ए और चेन बी के जीन को लैब में सिंथेसाइज कर लिया, फिर उसको क्या किया, एक वेक्टर की मदद से ई कोलाई में ट्रांसफ़र कर दिया। अब वो जो मान लीजिए जीन हो गया चेन ए का, अब ये जीन है ना, इसको
ई कोलाई में ले जाने के लिए किसी न किसी की हेल्प की जरूरत पड़ी। वेक्टर के सम्मान में एनसीईआरटी में पूरा एक पेज दिया हुआ है, इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको इतना सा बता देता हूँ कि ये अपना डिजायर्ड जीन है। डिजायर्ड जीन मतलब जिसकी हमें ज़रूरत है, चेन ए इंसुलिन का जीन है ये, जो चेन ए बनाएगा, उसको ले जाने के लिए वेक्टर की ज़रूरत है। तो वेक्टर इसको लेके जाएगा कहाँ पे, ई कोलाई के अंदर। ई कोलाई में जब ये पहुँच जाएगा तो वहाँ पे ये पहले तो अपना अमाउंट बढ़ाएगा। अमाउंट कैसे बढ़ाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन करके, क्योंकि जीन क्या है, डीएनए है तो ना, अपना रेप्लिकेशन करेगा। पहले अपना चेन ए अपना अमाउंट बढ़ाएगा, ठीक है, रेप्लिकेशन से डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करेगा ई कोलाई का ही। ई कोलाई को अपन यूज़ कर रहे हैं उसका अमाउंट बढ़ाने के लिए, कल्चर करने के लिए। फिर वो डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो चेन ए का प्रोटीन बन जाएगा। उससे ई कोलाई से चेन ए के प्रोटीन को आइसोलेट कर लिए। सिमिलरली यही प्रोसेस करेंगे, फिर अलग से चेन बी का डीएनए ट्रांसफर करेंगे ई कोलाई में वेक्टर की मदद से। वेक्टर यहाँ पे प्लाज्मिड यूज़ होता है, आगे बताऊंगा मैं। उसके बाद चेन बी का जो प्रोटीन है उस फिर ई कोलाई से आइसोलेट कर लिया, दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जॉइन करके हमने क्या बना लिया, आर्टिफिशियल इंसुलिन ह्यूमुलिन बना लिया, ठीक है ना। उसका नाम क्या रखा, क्योंकि ह्यूमन से बनाना तो ह्यूमन के लिए, तो ह्यूमुलिन हो गया, ह्यूमुलिन नाम दिया गया उसको, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया सिंथेसाइजिंग जीन को बना के उसको यूज़ करना है। और तीसरा डीएनए वैक्सीन, जाइडस कैडिला जो है कंपनी, वो डीएनए वैक्सीन बना रही कोविड के लिए। देखो वायरस क्या है, प्रोटीन प्लस उसमें क्या होता है, प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल होता है। तो अंदर जेनेटिक मटेरियल, बाहर स्पाइक प्रोटीन होती है। जो कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर आप देखो, कांटे कांटे निकले रहते हैं। तो उनने अच्छा, तो क्या होता है, जो वायरस अपन को किसी भी सेल को इन्फेक्ट करता है ना, तो उसका जो देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि ये कोविड वायरस का ये स्पाइक्स है और ये हमारी ह्यूमन सेल है। तो कोविड वायरस का जो कोविड वायरस की जो मेन ताकत है ना, वायरस की जो मेन ताकत है, इसके स्पाइक प्रोटीन होते हैं। तो ये गया जाता है हमारी सेल पे जाके चिपक जाता है। ये सेल पे चिपक गया, चिपक जाने के बाद ये वायरस का जो अपना जेनेटिक मटेरियल है वो हमारी सेल में इंजेक्ट कर देता है और हमारी सेल को हाईजैक कर लेता है। फिर वो अपने हिसाब से काम करवाता है हमारी सेल से, ठीक है। तो ये वायरस में होता है, अपन ने देखा। तो जो अब अगर अपन ऐसा कुछ कर लें कि इसके जो स्पाइक प्रोटीन है जिसकी वजह से चिपक रहा है हमारी सेल पे, उसी के खिलाफ ऐसा कुछ बना दें कि वो चिपक ही न पाए हमारी सेल से, तो हमारा काम हो गया। तो डीएनए वैक्सीन यही है। हम क्या करेंगे, जो वायरस के स्पाइक प्रोटीन है क्या है, स्पाइक प्रोटीन है। तो हम ऐसा अगर कोई डीएनए बना लें जो इस स्पाइक प्रोटीन को कोड करता हो, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस स्पाइक प्रोटीन का हम कि स्पाइक प्रोटीन जिस भी मतलब डीएनए से बना हो, तो वो हम स्पाइक प्रोटीन का डीएनए बना लेंगे लैब में। और वो डीएनए को, वो स्पाइक प्रोटीन के डीएनए को प्लाज्मिड में वेक्टर की मदद से ह्यूमन सेल में एज अ वैक्सीन इंजेक्ट कर देंगे। ह्यूमन सेल में हमने डीएनए भेज दिया स्पाइक प्रोटीन का, कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन का डीएनए ह्यूमन सेल में इंजेक्ट कर दिया। अब ह्यूमन सेल में स्पाइक प्रोटीन का डीएनए गया, डीएनए से एमआरएनए से फाइनली स्पाइक प्रोटीन बनेगा। तो हमारी सेल जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना, उसको लगेगा कि यार स्पाइक प्रोटीन कोई फॉरेन बॉडी आ गई हमारे बॉडी में, तो हमारे जो खुद का इम्यून सिस्टम है उस स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना चालू कर देगा और उसको स्टोर करके रख लेगा। और जब एक्चुअली में ये स्पाइक प्रोटीन के साथ कोरोना वायरस अपने अंदर आएगा, एंटर करेगा इन्फेक्शन करने के लिए, तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी एंटीबॉडी बना रखी, क्योंकि हमने स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ हमारे शरीर ने ऑलरेडी एंटीबॉडी बना के रखी हुई थी, तो ये असर ही नहीं कर पाएगा। तो ये डीएनए वैक्सीन का कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और एक एनसीईआरटी में लाइन दी है, करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन थेरेपी, करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन एंड जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी भी क्या होता है, देखो एक होता है एडीए डेफिशिएंसी, इसका एग्जांपल है, ये भी नेक्स्ट में पूरा दिया हुआ है, सेकंड चैप्टर में पूरा एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट आता है। देखो क्या होता है, एडीए एक जीन है, एडीए एक एंजाइम है, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, ठीक। ये पाया जाता है बोन मैरो, जो हमारा बोन मैरो क्या होता है, जो हमारी बोन है, ये हमारी बोन है, जो इसका जो मेन पोर्शन होता है ना, शाफ्ट बोलते हैं, जो इसका मेन पोर्शन है ना, इसके अंदर हॉलो पार्ट में सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, जो अंदर हॉलो पार्ट में बोन के सॉफ्ट टिश्यू होते हैं। तो वही क्या है, बोन मैरो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल फंक्शन करता है, जैसे कि WBC बनाने में हेल्प करता है, ब्लड बनाने में हेल्प करता है, और भी वाइटल फंक्शन प्ले करता है हमारी बॉडी में, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एडीए, बोन मैरो। तो बोन मैरो के अंदर एडीए एंजाइम बनता है, ठीक है ना, बोन मैरो के अंदर एडीए एंजाइम बनता है। एडीए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इम्यूनिटी के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए। मतलब अगर एडीए एंजाइम नहीं बनेगा तो हमारे इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, ठीक है ना, डेफिशिएंसी हो जाएगी, इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक। तो एडीए एंजाइम जरूरी है इम्यूनिटी के लिए, टी लिम्फोसाइट बनाता है वो। तो क्या है, मान लो एक इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में जो क्या दिया हुआ है,
एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल में सबसे पहले जीन थेरेपी करी गई थी। अच्छा आप बताइए कि जब मान लीजिए किसी के बोन मैरो में एडी एंजाइम नहीं बन रहा, वो डेफिशिएंसी, तो हम कैसे क्या क्या अपने ट्रीटमेंट के अप्रोच हो सकते हैं। पहला हो सकता है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, हम एडी एंजाइम बार बार देते जाएं, पर परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है ये। दूसरा हो सकता है हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करें, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट और पेनफुल प्रोसेस है। तो बोन मैरो बार बार बोन मैरो देते जाएँ नॉर्मल पर्सन का, इन्फेक्टेड पर्सन को जिसमें एडी नहीं बन रहा है, वो भी इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो तीसरा हम कर सकते हैं जीन थेरेपी। तो पहली जीन थेरेपी एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल में करी गई थी, ठीक है ना। 4 ईयर ओल्ड गर्ल में एक जीन थेरेपी करी गई थी, किस एंजाइम के लिए, एडीए एंजाइम के लिए। एडीए का फुल फॉर्म एडेनोसिन डी एमिनेज एंजाइम, डिटेल में आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। अभी आपको मैं बता देता हूँ कि देखिए कैसे एनसीईआरटी में एक वर्ड दिया पर उसका लिंक नेक्स्ट चैप्टर में लिंक बना के पढ़ना है अपन को, ठीक है। तो एडीए जो एंजाइम है ये हो गया, तो अपन क्या करेंगे, जीन थेरेपी करेंगे। बाकी दो तो शुरू के जो है एंजाइम रिप्लेसमेंट और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन परमानेंट नहीं, अपन जीन थेरेपी में क्या करेंगे, जो इन्फेक्टेड कह लो या फिर जिसमें एडीए की डेफिशिएंसी है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है अफेक्टेड पर्सन है, जो जिसमें एडीए की डेफिशिएंसी है, जैसे कि वो 4 ईयर गर्ल का एग्जांपल है, उसकी बोन मैरो सेल अपन ने निकाली, बोन मैरो सेल में एडीए एंजाइम नहीं बन रहा है, ठीक है ना, एडी एंजाइम नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम एडी एंजाइम उस बोन मैरो सेल में ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद बोन मैरो सेल में ट्रांसफ़र करेंगे। अगेन ट्रांसफ़र करने के लिए किसी न किसी वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये बोन मैरो सेल में एडीए एंजाइम के जीन आ चुके हैं, हम एडी एंजाइम के जीन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जीन ट्रांसफ़र करेंगे मतलब वही डीएनए, उससे एमआरएनए बनेगा प्रोटीन, और प्रोटीन क्या है, एंजाइम ही है, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। मतलब एडीए का अगर जीन ट्रांसफ़र कर देंगे तो एडी एंजाइम बनने लग जाएगा। तो एडीए का जीन ट्रांसफ़र कर देंगे किसमें, बोन मैरो सेल में जिसमें डेफिशिएंसी थी। तो बोन मैरो सेल निकाला, जो अफेक्टेड पर्सन था 4 ईयर ओल्ड गर्ल, इसके जो बोन मैरो था उसमें एडीए के जीन नहीं थे, क्योंकि जीन डिलीट हो गए थे। डिलीशन वर्ड याद रखना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जीन एडीए के जीन डिलीशन होने के कारण इसमें एडीए नहीं था, एडीए का जीन हमने बाहर से इसमें ट्रांसफ़र किया। अब इस बोन मैरो सेल में एडीए के जीन है, अब इसको ले जाके हमने वापस वो गल में री इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब वापस उस बोन मैरो में वापस उस गल को डाल दिया। अब उस गल के जो उस गल के अफेक्टेड पर्सन के बोन मैरो में जो एडीए के जीन आ चुके हैं, तो वो अपना एडीए एंजाइम खुद बना लेगा और इम्यूनिटी को जो उसकी कम हुई थी उसको कवर कर लेगा। ये देखो तभी पॉसिबल है एम्ब्रियो, अगर जो ये होते हैं ना जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया एडीए डेफिशिएंसी, ये अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में पता चल जाए ना तो ये परमानेंटली क्योर हो जाते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब एम्ब्रियोनिक जब फीटल डेवलपमेंट होता रहता है ना, जेस्टेशन पीरियड, इसके दौरान पता लग जाता है तो परमानेंटली क्योर हो जाता है। और बोन मैरो में ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि बोन मैरो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है ना, इस कारण उसमें एडीए का जीन देने से वो कोप अप कर लेता है, मतलब इतना एक्टिवली डिवाइड करता है कि वो जो डेफिशिएंसी को कवर कर लेता है। तो एक एग्जांपल ही अपन डिटेल में आगे पढ़ लेंगे। तो ये पूरी एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक। अब अपन एक काम करते हैं, एनसीईआरटी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी देख लेंगे। अब अपन एनसीईआरटी जो है स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं, जो चैप्टर है वाला अपना बायोटेक का चैप्टर 11 अपन सब पढ़ चुके हैं, बस एक बार मीटिंग होगी। चैप्टर 11 अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ बताऊँगा। देखो, बायोटेक्नोलॉजी डील विद टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। लाइव ऑर्गेनिज्म यूज़ करना या फिर उस ऑर्गेनिज्म से कोई एंजाइम या उसका कोई पार्ट, जैसे मैंने बताया था, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमंस, अपन देख चुके हैं। इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, ब्रेड, वाइन विच ऑल आर माइक्रो मीडिएट प्रोसेस कुड बी थॉट ऑफ अ फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का फॉर्म हो सकता है, जो कि ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। हाउएवर इट इज़ यूज्ड इन रेस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी है तो थोड़ा सा देखो यूज़ तो करते हैं पर उतना लार्ज स्केल पे यूज़ नहीं करते, रेस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज़ करते हैं, ऐसा लिखा है इसमें, है ना। टू रिफर टू सच ऑफ दोज प्रोसेस विच यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टू अचीव द सेम ऑन अ लार्ज स्केल। अगर यही चीज़ हमें लार्ज स्केल में चाहिए तो हमें बायोटेक का यूज़ करना पड़ेगा और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना पड़ेगा। बताऊंगा मैं अभी, ये मॉडर्न बायोटेक के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। अब कहाँ पे आ गए अपन, ठीक है, फर्दर उसके बाद आगे प्रोसेस, ठीक। फर्दर मैनी अदर प्रोसेसेस टेक्निक और ऑल्सो इंक्लूड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। ऐसी और प्रोसेस है जो बायोटेक्नोलॉजी के अंडर इंक्लूड करती है। फॉर एग्जांपल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी, सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन और करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन। यही पूरी लाइन यहाँ पे लिखी हुई थी, ऑल आर पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद एक यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB हैज़ गिवन अ डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट एनकम्पासेस बोथ ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी। देखो EFB है थोड़ा सा, जो यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी है, इसने मॉडर्न ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है न्यू, उन दोनों को मिला के एक डेफिनेशन दी है। थोड़ी हाई फाई इंग्लिश है, थोड़ा सा अपन को समझ लेंगे और इसको अपन याद कर लेंगे। इससे क्वेश्चन यही आएगा कि एज इट इज ये लाइन आ जाएगी, एक दो वर्ड इधर उधर करके अपन से नीट में पूछ सकता है, ठीक है। देखो, द डेफिनेशन गिवन बाय EFB इज एज फॉलो, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। इंटीग्रेशन मतलब एडिशन,
द एडिशन ऑफ नेचुरल साइंस या फिर अपन कह लो जो नेचुरल साइंस जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोल रहा हूँ, साइंस और टेक्नोलॉजी जो एग्जिस्ट कर रही है उसका इंटीग्रेशन किससे, उसको हम जो नेचुरल साइंस टेक्नोलॉजी को किससे जोड़ रहे हैं अपन, किससे जोड़ रहे हैं, ऑर्गेनिज्म से, उसके सेल से। पार्ट देयर ऑफ लिखा ना, पार्ट देयर ऑफ का मतलब आप लिख लीजिए अ पार्ट ऑफ इट, मतलब उसका कोई पार्ट, कहने का मतलब ऑर्गेनिज्म यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म से, सेल से, या उसके कोई पार्ट से, या उसके कोई मॉलिकुलर एनालॉग से। एनालॉग का मतलब आप लिख लीजिए स्ट्रक्चरली सिमिलर जो होते हैं ना मॉलिक्यूल्स, या उससे कोई मिलता जुलता मॉलिक्यूल्स, इन सब से अगर अपन नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन मतलब जो एडिशन कर देते हैं ना, तो वो क्यों कर रहे हैं एडिशन, फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वही प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आगे ऐड कर सकते हैं जो हमारे लिए यूजफुल हो। तो ये डेफिनेशन दी हुई उसको अपन जनरली देख लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। अपन नेक्स्ट मूव करते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के लिए। देखो ये तो थी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, इसमें नेचुरल एफिशिएंसी का यूज़ कर रहे हैं। अब है न्यू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो कि बेस्ड किसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेस्ड है। अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में अपन क्या कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं। क्या देखते हैं क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग, पहले तो अपन एक बेसिक इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, हम कर क्या रहे हैं। देखो ये ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म से हमने कोई सेल निकाला, सेल से हमने निकाल लिया डिजायर्ड जीन। अब डिजायर्ड जीन जैसे इंसुलिन केस में इंसुलिन का हो गया, एडीए डेफिशिएंसी केस में एडीए का जीन हमारा डिजायर्ड हो गया। तो डिजायर्ड जीन मतलब जो हमको कैरेक्टर हमको चाहिए, तो सेल से हमने निकाल लिया डिजायर्ड जीन। अब डिजायर्ड जीन आ गया, अब मैंने बताया था उसको कोई ना कोई चाहिए ले जाने वाला, तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में ले जाने वाला। हम क्या करते हैं, डिजायर्ड जीन निकाल के किसी में बैठा के दूसरे ऑर्गेनिज्म में भेज देते हैं, वहाँ उसका कल्चर करा के अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये अपन प्रोसेस पूरा करते हैं। ऑर्गेनिज्म से सेल से डिजायर्ड जीन हुआ, डिजायर्ड जीन को वेक्टर डीएनए की मदद से, डिजायर्ड जीन को वेक्टर डीएनए की मदद, मतलब उन दोनों को मैंने बोला ना, डिजायर्ड जीन को वेक्टर डीएनए में बैठा के, मतलब उन दोनों को कंबाइन करके, तो डिजायर्ड जीन को वेक्टर डीएनए में कंबाइन करके, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना उसको बोलते हैं आरडीएनए। आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के, मतलब डिजायर्ड जीन को वेक्टर डीएनए में बैठा के हम ट्रांसफर कर देते हैं होस्ट सेल में। होस्ट मतलब जिसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, इंसुलिन के केस में ई कोलाई में कर देते हैं ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफ़र कर देते हैं होस्ट सेल में। अब होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करने के बाद वहाँ पे हम सेल क्लोनिंग कर लेते हैं, मतलब जो वहाँ की सेल में ट्रांसफ़र कर दिया अपन ने होस्ट सेल, अब वो जो होस्ट की सेल है ना उसके जो मतलब उसका जो कैरेक्टर आएगा वो हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर ही आएगा, क्योंकि हमने उसको बनाया ऐसा, भेजा ऐसा, ट्रांसफॉर्म किया। तो जो होस्ट सेल की जो कैरेक्टर आएगा वो हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर आएगा। वो सेल जो काम करेगा हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर के लिए काम करेगा। तो उसके सेल की अगर अपन ने क्लोनिंग कर ली, क्लोनिंग का मतलब होता है जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाना, मतलब उसका जो जेनेटिक है वो सेम हो। सेल के नंबर बढ़ा देंगे, क्लोनिंग कर लेंगे, और उस सेल की क्लोनिंग करके हम सेल से और ऑर्गेनिज्म भी बना सकते हैं। तो ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग कहला जाती है वो, और उसी से हम जो ऑर्गेनिज्म बनेगा है ना उसको हम बोल देंगे जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हमने बना लिया, ठीक। तो ये एक बेसिक प्रोसेस होती है मॉडर्न बायोटेक में, अपन यही कर रहे हैं। डिजायर्ड जीन लिया, वेक्टर में बैठाया, दूसरे होस्ट में भेज दिया, वहाँ जाके उसका कल्चर वगैरह कर लिया और वो ऑर्गेनिज्म बना लिया। ये हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गया। अब उस ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर्स है वो वही कैरेक्टर्स है जो हमको चाहिए थे। इंसुलिन के केस में चेन ए और चेन बी बनना, एडीए के केस में एडीए एंजाइम बनना, वो सब अपन और देखेंगे डिटेल में। एक जनरल ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। दो मेन प्रिंसिपल है इसके मॉडर्न बायोटेक के। पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ट्रांसजेनिक और मतलब जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कर दिया ना, डिजायर्ड जीन और वेक्टर जीन को मतलब कंबाइन करके भेजा है दूसरे में, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया, जीन में चेंज कर दिया। तो वही है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ट्रांसजेनिक मतलब ट्रांसजेनिक मतलब जो अपन ने चेंज कर दिया वही है ना ट्रांसजेनिक। फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बाय टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बना लिया। अब उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या इंक्लूड होता है, मतलब हमने ये कैसे किया, इन्वॉल्व रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वही आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग किया। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, आरडीएनए टेक्निक है प्लस जीन ट्रांसफर टेक्निक है। आरडीएनए बनाना और उसको ट्रांसफर करना होस्ट सेल में, यही है जेनेटिक इंजीनियरिंग और यही है मॉडर्न बायोटेक, ठीक। इन्वॉल्व रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड जीन ट्रांसफर टेक्निक। तो पहला प्रिंसिपल तो ये हो गया मॉडर्न बायोटेक का, आरडीएनए बनाना और उसको ट्रांसफर करना, जीन ट्रांसफर टेक्निक और आरडीएनए का बनना, यही दोनों जेनेटिक इंजीनियरिंग है। दूसरा है ट्रांसफ़र तो कर दिया, ट्रांसफ़र करने के बाद उस जिस सेल में ट्रांसफ़र किया है होस्ट में उसको मेंटेन करना, उसको कल्चर करना, लार्ज स्केल यूज़ करने के लिए। ट्रांसफ़र कर दिया, उसको कल्चर नहीं किया, सेल बर्बाद हो गई तो अपना टाइम बर्बाद हो गया, ठीक है ना। फिर क्या दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म बनता है ना जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म ही बोलते हैं। मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म और जीएमओ बाय लार्ज स्केल कल्चर, लार्ज स्केल कल्चर से इसका मेंटेनेंस करना, ठीक है।
ऑल दिस पॉसिबल बिकॉज ऑफ 2 मेन डिस्कवरी। ये सब पॉसिबल हो पाया है, 2 मेन डिस्कवरी थी, इसके कारण ये पॉसिबल हो पाया है। पहली थी डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, दूसरी थी डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड मतलब डिस्कवरी ऑफ वेक्टर। वेक्टर के सम्मान में एक पेज एनसीईआरटी में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ये दोनों नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि अमीनो एसिड की, ये अमीनो एसिड की जो चेन है ना, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, और इस अमीनो एसिड की चेन को ही अपन क्या बोलते हैं, प्रोटीन। तो एक प्रोटीन बनाने में खूब सारे पेप्टाइड बॉन्ड रहेंगे, खूब सारे, देखो अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, तो प्रोटीन में खूब सारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, सॉरी प्रोटीन में खूब सारे अमीनो एसिड होते हैं, और उसके लिए, उसको जोड़ने के लिए खूब सारे पेप्टाइड बॉन्ड यूज होंगे, इसलिए प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड ही बोलते हैं। तो जो चेन है और चेन भी इंसुलिन का आएगा ना, तो उसको हम बोलते हैं चेन है पॉलीपेप्टाइड, चेन भी पॉलीपेप्टाइड। डिटेल में आपको मैं बताऊंगा, अभी मैंने आपको जनरली ओवरव्यू दे दिया कि अमीनो एसिड जॉइन होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, और इसकी अमीनो एसिड की चेन को ही बोलते हैं प्रोटीन। यहीं से अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। अब एनसीईआरटी का थोड़ा सा और पार्ट बच गया, उसको जल्दी से देख लेते हैं। जो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वही फर्स्ट पेज अपन देख रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दो अपन ने पढ़ा, वही है। अमंग मैनी 2 कोर टेक्निक दैट एनेबल बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक आर जेनेटिक इंजीनियरिंग। वही पहला प्रिंसिपल क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब जो डीएनए आरएनए है उसकी केमिस्ट्री को चेंज करना, मतलब उसमें किक केमिकल में उसको चेंज कर देना। चेंज कैसे कर देना, जैसे हमने डिजायर्ड जीन और वेक्टर डीएनए को मिला के नया डीएनए बना लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो उसी के लिए लिखा है, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना, उसके जीन में चेंज करना। किस में चेंज करना, केमिकल नेचर में लिखा ना। टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री में चेंज करना। क्यों चेंज करना, और क्या करना, टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। उसकी क्या कहते हैं, चेंज करना मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना, उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करना, एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। जब आप आरडीएनए बना के होस्ट में भेजोगे और उससे जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, मैंने बताया जो ऑर्गेनिज्म वो क्या काम करेगा, हमारे ही काम, वो जो उसके जो कैरेक्टर्स होंगे वो हम वही कैरेक्टर्स होंगे जो हमें चाहिए थे, ठीक है ना। चाहिए तो मतलब कैरेक्टर मतलब फिनोटाइप्स, उसके जो हम देख पा रहे हैं, कैरेक्टर्स जो उसके देख पा रहे हैं, ठीक है। चेंज द फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, उसकी फिनोटाइप पे चेंज कर दिया। फिनोटाइप वही उसी से रिलेटेड होगा जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया होगा। इंसुलिन के केस में देख लेते जैसे चेन ए और चेन बी का, तो चेन और चेन बी के प्रोटीन बन गए थे, क्योंकि चेन और चेन बी का ही जीन हमने भेजा था, और एडीए के केस में एडीए का जीन हो गया। दूसरा क्या है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल। स्टेराइल मतलब क्या होता है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री, तो उसको मेंटेनेंस करना। स्टेराइल केस में मतलब कि उसमें कोई कंटामिनेशन ना हो जाए, हमारे जो सेल है उसमें और कोई किसी का इन्फेक्शन ना हो जाए, तो उसको स्टेराइल मतलब माइक्रोबियल, उसमें फ्री, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री जगह पे उसका मेंटेनेंस करना। तो लिखा मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस, मतलब जो मेंटेनेंस वाला प्रोसेस है वो कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए, मतलब स्टेराइल होना चाहिए। एम्बियंस मतलब लिख लीजिए इन्वायरमेंट, मतलब स्टेराइल इन्वायरमेंट में उसको मेंटेन करना, जो हमने जो जीएमओ है ना उसको मेंटेन करना स्टेराइल एम्बियंस में, ठीक है। क्यों, टू अनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटी, इसलिए मेंटेन करना कि ताकि जो हमारे सेल क्लोनिंग कर रहे हैं यहाँ पे जो होस्ट सेल में हमने जीन ट्रांसफर किया है उसको स्टेराइल रखना इसलिए ज़रूरी है, साफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री इसलिए रखना, जो साफ़ सुथरा रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि सिर्फ यही वाली सेल ग्रो कर पाएँ जो हमें चाहिए, इसके साथ और फालतू सेल ग्रो ना कर जाए, इसलिए साफ़ सुथरे एनवायरमेंट, ऐसे एनवायरमेंट जहाँ पे माइक्रोब्स ना हो वहाँ पे मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक एंटीबायोटिक वैक्सीन एंजाइम। तो ये था यहाँ का लेक्चर। देखो अगला लेक्चर अपन सेकेंड लेक्चर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी अब ये कि कमेंट करिएगा, आपके कोई सजेशन हो तो कमेंट करिएगा। देखिए चैनल नया है, सब्सक्राइबर कम है, पर कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं मिला के देख लीजिएगा। कमेंट करिएगा, यहाँ तक वीडियो देखें तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, समझ में आओ तो एक थम्स अप भी एटलीस्ट दे दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके, और ऐसे ही अपना पैटर्न रहेगा। एनसीईआरटी भी साथ में पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी बताएंगे, चैप्टर का जहाँ जहाँ लिंक बनेगा वो भी मैं बताऊँगा, ताकि अपन को ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके बाय।